बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा हमने पूरे चैप्टर की समरी पढ़ी थी और होपफुली आपको अब ये पता लग गया कि हमने इस चैप्टर को कैसे कवर करना है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन क्या है कि ये एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने क्या कहा था कि डाइजेशन की हमने क्या है डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, याद कर लें कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इन विच complex molecules of food, ठीक है। complex molecule of food are converted into simple molecule, ठीक है ना, with the help of enzyme। ओके, आपको समझ आ गई ना, with the help of enzymes। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे भला इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस एक ऐसा अमल इन विच indiffusible molecules are converted into diffusible, ठीक है। diffusible उसी तरह with the help of enzyme, ठीक है। अब इसे इसी तो आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना बच्चे, ठीक है। तो इसे लिखना, इस पे तवज्जो दे जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ओके, ठीक है। और प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड और लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, ओके। तो ये हो गया आपका डाइजेशन की आपके पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ना था अनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, अनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा, माउथ यानी कि ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, ठीक है, खुराक की नाली, ओके। ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, स्टोमिक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद रेक्टम और एनस। इसको पढ़ लो भैया, याद किसको हो गया, याद हो गया? याद हो गया? अच्छा, नेक्स्ट
बेटा याद रखना, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसे क्या क्या बोलते हैं? ये जितना लिखे ना इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, समझ आ गई बेटा? अब हमने क्या करना है, ओरल कैविटी देखना है। देखिए इधर देखो बच्चे, ओरल कैविटी, ये हमारे पास जो मुंह है इसमें टंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, चिक्स हैं, ठीक है, पैलेटाइन है, ठीक है। टीथ का जिक्र नहीं होता इसमें, ये इंक्लूडेड नहीं होते। बहरहाल जो भी है ये हमारे मुंह में, आप खुद ही देख लें, आपको ज़रूरत नहीं याद करने की। देखिए टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, 3 और 4 होते हैं, 3 किस्म के, 2 मेजर होते हैं, 1 माइनर होता है। मेजर ये क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ ईयर, अंडर द मैंडिबल इस और अंडर द सबलिंगुअल और एट द बेस ऑफ टंग पिलर, टॉन्सिल के बेस के टॉन्सिल होते हैं, ठीक है। जो ये इसे कहते हैं पैरोटिड, इसे क्या कहते हैं, सब मैक्सिलरी, और इसे कहते हैं सबलिंगुअल। ये याद हो गया क्या, पैरोटिड। देखिए अब ये देखिए, ये टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स का मैंने क्या बताया, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये पेयर्स होते हैं। लेकिन एक पेयर ये पैरोटिड, सब मैंडिबुलरी और सबलिंगुअल, और इसके अलावा होते हैं एट द बेस ऑफ टॉन्सल। ये टॉन्सल है ना, इसकी बेस के ऊपर भी वो माइनर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है। अब सलाइवा क्या काम करता है, देखिए सलाइवा है ना, ये लुब्रिकेशन करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, क्लीनिंग करता है। क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ माउथ करता है, ठीक है, क्लीनिंग करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। और स्पीच, हेल्प इन स्पीच, अगर मेरा गला खुश्क हो जाए तो मैं बोल सकूंगा, तो इसकी वजह से ये तर रहता है, ठीक है ना। और सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स। क्या होता है, एंजाइम्स, उसको कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज, अब ये याद रखना है, इसे टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, ठीक है, अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये माल्ट स्टार्च क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, माल्टोज में। ये पार्शली है ना, ये है पॉलीसेकेराइड, ये है डाइसेकेराइड। स्टार्च जो गंदम खाते हैं ना, ये पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है कौन भला, सलाइवा, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज की जो बुक में पीएच लिखी है ना जिस पे, वो है 7, मैंने 6.8 होती है, ओके। ये आपके एमसीक्यूज में आता है, ओके, समझ आ गई ना, नहीं समझ आई तो देखो, ये ओरल कैविटी में यही तो कुछ हो रहा होगा कि ओरल कैविटी में सलाइवा है, देखिए दांत हैं, अब देखिए टीथ क्या करते हैं, देखिए यहाँ टीथ है, टीथ क्या करते हैं बेटा, टीथ क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। क्या मतलब है, लार्ज मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल में,
जब ये शुमाल में होंगे तो डाइजेशन का अमल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, और अब्जॉर्प्शन का अमल भी इजी हो। कहते हैं ना जो काम मुंह दांतों से लेना है ना वो मैदे से ना लो, यानी कि खुराक को चबा चबा के खाएं ताकि वो उसमें लिब्रिकेशन हो जाए, ताकि उसके अंदर अमाइलेज आ जाए, ताकि उसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं खाने को ऐसा ऐसा से चुबा चुबा के खाना चाहिए। तो ये अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, देखिए यहाँ 4 काम होते हैं। किस में बोला, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में ये देखिए ओरल कैविटी बताया ना, ओरल कैविटी का सारा स्ट्रक्चर बताया है। फिर उसके इसके अंदर 4 काम होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ फूड, क्या होता है, 4 फंक्शन। हाँ क्या होता है, 4 फंक्शन। कौन से बोला, हाँ सिलेक्शन ऑफ फूड, कि अगर आपकी फूड खराब होगी तो आप उसको बाहर फेंक देंगे। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये ज़बान के ऊपर होती है, एमसीक्यूज आता है टेस्ट बर्ड्स, इसकी वजह से हम करते हैं। नंबर 2 सिलेक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। ये हमने बता दी, ये हमने ये डिस्कस किया है यहाँ पर, ग्राइंडिंग करिए। नंबर 3 ल्यूब्रिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन, आ रहा है ना, ल्यूब्रिकेशन करते हैं। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको चिकना करते हैं, ऐसे उस पर नरम कर देते हैं ताकि स्वेलिंग में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अच्छा फिर इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, डाइजेशन। किसकी डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पार्शली करते हैं, पार्शली। पार्शली से मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में, शाबाश। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, अमाइलेज। अमाइलेज, और दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन, ठीक है। तो ये इसकी पीएच कितनी होती है, यहाँ बुक में 7 लिखी है, वरना 6.8, यानी कि स्लाइट बेसिक एसिडिक मीडियम में ये काम करता है अमाइलेज। तो और एक आखिरी जो काम होता है ना 5वां, यहाँ स्वेलिंग होती है। क्या मतलब है कि हमने खुराक को निगलना है, हमने खुराक को निगलना है। यहाँ तक समझ आ गई बेटा आपको, ठीक है। ये ओरल कैविटी की यहाँ पे यार लिखो फेरेंक्स, फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस होता है, ओके। यहाँ तक समझ आ गई बेटा आपको। और यही ओरल कैविटी का कोई डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी का है ना, तो ये कुछ लिखना है सब कुछ। अगर वो ओरल कैविटी की अनाटोमी पूछता है सिर्फ, तो उसमें सब कुछ ये लिखना है आपने, ओके। बात का तो ये नहीं कहता कि जी सारा लिखो, वो कहता है वो सिर्फ एक पोर्शन का कह देता है। ये समझ आ गई आपको। तो फिर इसके बाद क्या आता है, फेरेंक्स। इसके बाद क्या आता है, क्या आता है बेटा, तो हम कह रहे थे ना कि ओरल कैविटी पे नोट आ जाए तो आपने ऐसे ही लिखना है। अब देखो सैलिवरी ग्लैंड्स के मैंने 3 पेयर्स कहे हैं, पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ एयर, सब मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलरी, ये इन अंडर द मैंडिबल, और सब लिंगुअल क्या होता है, अंडर द टंग, अंडर द टंग, ओके। फिर आता है फेरेंक्स, क्या आता है, फेरेंक्स, ठीक है। अब फेरेंक्स क्या करता है, ये एक मस्कुलर पाथ है, ये क्या है, मस्क्यूलर पाथ है, ठीक है। अच्छा, जो मस्कुलर पाथ है, जो ओरल, देखिए ये ना कैसे शुरू होता है, जैसे इंसान का ये नोज है ना, है, तो ये ओरल कैविटी है, ठीक है। तो जो भी है ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे ये इधर से ये कॉमन मस्कुलर पाथ है, कॉमन मस्कुलर पाथ है। और यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया, हवा की नाली, और यहाँ पर क्या है, खुराक की नाली। ये कॉमन पाथ है। अगर ये एयर है, क्या है, एयर है नोज से, तो वो भी इस रास्ते से आएगी, ठीक है। और अगर खुराक है, फूड है, वो भी इसी रास्ते से आएगी। अब इस बेस पर
दो रास्ते हैं, एक तो क्या है सांस की नाली, ये आपके फेफड़े जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ ये पीछे से स्टमक जा रहा है। तो अगर खुराक इसमें चली जाएगी तो बंदे की डेथ हो जाती है, जा ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसमें हवा जाएगी, इसमें खुराक जाएगी। तो इसका एक पूरा सवाल है कि राइट ए नोट ऑन स्वेलिंग, कि आप किस तरह निगलते हैं उसके ऊपर नोट लिखे। ये एक अलग से क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिलहाल हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो हमने देखी अब ये जो फेरेक्स होता है ना, है ये ओरल कैविटी को किससे मिलाता है, अपना ओरल कैविटी को ये मिलाता है किस एसोफेगस से, एसोफेगस से दो चीज़ों को मिलाता है। अब खुराक यहाँ से आएगी और यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये कॉमन पाथ होता है किसके लिए, एयर के लिए भी और फूड के लिए। ये मेरे बच्चे समझ आ गई ना। अच्छा, अब इसके तीन होते हैं, जो होता है इन फ्रंट ऑफ नोज, ऐसे यहाँ तक, इसे कहते हैं नेजोफेरस, इसे क्या कहते हैं, नेजोफेरस, ठीक है। और जो ओरल कैविटी के सामने तो उसे कहते हैं ओरोफेरस, उसे क्या कहते हैं, ओरोफेरस, ठीक है। और जो ये देखिए लेरक्स है, जो यहाँ तक लेरस तक होता है ना, तो इसे कहते हैं लेरिंजियोफेरस, क्या कहते हैं, लेरिंजियोफेरस। अब समझ आ गई ना। फेरस के कितने से हुए, तीन, ओ नेजोफेरस, ओरोफेरस, लेरिंजियोफेरस। फिर बता रहा हूँ, नेजोफेरस, ओरोफेरस और लेरिंजियोफेरस। क्लियर, क्या नेजोफेरस, ओरोफेरस और लेरिंजियोफेरस, क्लियर हो गया। ये नहीं हुआ तो आपने इसका जिक्र ये कर दिया किसी ओसोफेगस का, ठीक है, फेरस का कर दिया है। ये क्या कर दिया, फेरस का आपने जिक्र कर दिया, ठीक है ना। फेरस का पता लग गया ना। ये एक मस्कुलर पाथ है जो नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को किससे मिलाता है, फूड पाइप के साथ और उसके साथ लेरस के साथ, हवा के साथ भी और इसके साथ भी ये मिलाता है। ओके, ये फेरस का ये काम होता है। ओके, अब हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, अब आ गया था एसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर की एक, इधर से देखिए ट्रैकिया होता है, इधर से क्या होता है, ट्रैकिया। जब आप फेफड़े लेते हैं ना तो एक पाइप सा होता है जिसे हाथ से पकड़ते हैं, तो ये देखिए, फिर ये इधर से दो ब्रोंकाई और एक गुर्दा और एक गुर्दा, तो पीछे इसके बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके बैक साइड पे और वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल फ्रंट पे और ट्रेकिया की बैक साइड में एक नाली होती है, एक नाली होती है। इस नाली को हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस, क्या बोलते हैं, एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस क्या करता है, ये आपके फेरस को किससे, मैंने ओरल कैविटी को किससे मिलाता है, स्टमक से, स्टमक से मिला रहा है ना, ओरल कैविटी को स्टमक के साथ मिला रहा है। तो दरमियान में क्या है, क्या है दरमियान में, एसोफेगस। एसोफेगस को क्या कहते हैं, खुराक की नाली, ठीक है ना। इसको फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, एसोफेगस कहते हैं। ये ओरल कैविटी को किससे मिलाता है, स्टमक के साथ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती। अब आपने एसोफेगस का देखा, बता दिया ना, इसकी देखिए लेंथ बताई है 25 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसका आई थिंक डायमीटर होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन का अमल, डाइजेशन भी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, देखिए मैंने, और ये मूव करती हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट अवे फ्रॉम द माउथ, अवे फ्रॉम द, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। तो अब इसकी मूवमेंट ऐसे नहीं होगी, ऐसे मूवमेंट नहीं होगी, इसकी मूवमेंट कैसे होगी, इस तरह वेव लाइक होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे क्या हो रही है, कंट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिलैक्सेशन। तो ये एक वेव है ना। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगी, इट इज द वेव ऑफ, इट इज वेव ऑफ, हाँ,
contraction and relaxation around the walls of esophagus, ठीक है, and move away from oral cavity toward the anus. पूरे स्टार्ट ऐसे इसकी वाल में जाएंगी, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जाएगी। उसका फायदा क्या होगा? देखिए यहाँ पे फूड है तो पीछे से कंट्रैक्ट हो रही है तो आगे से रिलैक्स हो रही है। जब फूड यहाँ पहुँचेगी तो फिर इससे पीछे रिलैक्सेशन और आगे पीछे कंट्रैक्शन और आगे रिलैक्सेशन होती है। फिर फूड जब यहाँ पहुँचती है तो जहाँ से अलॉन्ग पहुँचती है ना, जिस जगह से ऐसे पहुँचती है, ऐसे जिस जगह से पहुँचती है तो वहाँ से क्या हो जाती है, आगे से रिलैक्स पीछे से कंट्रैक्ट, फिर जहाँ पहुँचते तो आगे से पीछे से कंट्रैक्ट और आगे से रिलैक्स। तो इस तरह ये पुश होती है, ये फूड क्या होती है, पुश होती है। इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत दफ़ा है कि बाज़ औक़ात इसकी मूवमेंट अप बैकवर्ड हो जाती है, यानी कि यहाँ स्टमक है ना, है ये स्टमक है तो अब ये बैकवर्ड मूवमेंट चली जाती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट। क्या कहते हैं? एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये किधर जाएंगी? टूवर्ड द माउथ। तो उससे क्या होगा, जो जितने भी स्टमक का कंटेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? एसोफेगस में, फिर उनके ओरल कैविटी में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, तेजाब है तो छाले, जख्म, वुंड बन जाएंगे ना। इसे कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक का दूसरा नाम होता है वॉमिटिंग। क्या होती है? देखिए किसी को अगर वॉमिटिंग हो तो जलन भी तो होती है, तो बाज़ लोगों को तो इतनी ज़्यादा होती है कि मुंह में छाले निकल आते हैं। उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। मेरे बच्चे समझ आइए? देखो हम तफसील के साथ पढ़ रहे हैं, ये पेपर में आई है, ये भी पेपर में आई हुई है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। और ये भी आई है कि एंटी पेरिस्टाल्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है कह कर देना। क्या करता है? कह कर देना। ये यहाँ तक समझ आ गई ना बेटा? देखो हमने एसोफेगस को पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इस दफ़ा ये सिर्फ ये मैंने पढ़ाना है बस। इस दफ़ा पेपर में ये सवाल आया था एमसीक्यूज में कि स्टमक, देखो ये देखिए ये क्या बेटा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ स्टमक के मतलब। देखिए ये स्टमक है, देखो ये जे शेप है, जे, इसकी शक्ल क्या है? जे शेप है। और इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है, आई थिंक, देख लेना 10 इंच है। इसके 4 काम होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 4 फंक्शन होते हैं। 4 फंक्शन होते हैं। किसके वाला? स्टमक का, ठीक है। ये इट स्टोर द फूड, स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करती है। इट मिक्सिंग, क्या है? मिक्सिंग किसका वाला? ऑफ गैस्ट्रिक जूस विद गैस्ट्रिक जूस का फूड के साथ, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस विद फूड के साथ। फिर क्या होती है? डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वो भी यहाँ पर होती है। स्टोर करता है फूड को, मिक्सिंग करता है और चर्चिंग भी करता है। चर्चिंग यानी कि उसको पीस कर छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करता है। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। आपका इस दफ़ा एमसीक्यूज ये है, कहता है कि एसोफेगस और पाइलोरिक रीजन के दरमियान जो बैग होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम देखना अब ये कौन सा है? पाइलोरिक। सिर्फ एसोफेगस है और ये कौन सा है? पाइलोरिक है। तो इसके दरमियान जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? स्टमक। तो ये आपका एमसीक्यूज है। देखो 4 काम है। अच्छा याद रखना एक चीज, स्टमक में आपने याद रखना है 4 4 4 4। क्या कहा? 4 4 4। तो फंक्शन कितने मैंने पढ़ा है? 4। बैग है, जे शेप बैग है, 10
इंच है, सेंटीमीटर, देख रहे इंच है। और 4 फंक्शन इसके क्या है, स्टोर करता है, क्या करता है, मिक्स करता है, ग्राइंडिंग करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। 4 हो गया ना, ओके, ये ठीक है ना। अब फंक्शन, अब इसकी लेयर्स, इसकी क्या है, लेयर्स। अब इसके अंदर लेयर्स, अब देखो बेटा, किसकी, स्टोमक की लेयर्स, किसकी, स्टोमक की लेयर, स्टोमक की लेयर्स, स्टोमक की लेयर्स। देखो ये क्या है बेटा, 4। देखो ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो अब मैं इस तरह कर लूँ तो जो सबसे अंदर वाली ये लेयर होगी ना, और सबसे बाहर वाली ये होगी। तो इसका अपना नाम, इसका अपना नाम, इसका अपना नाम, इसका अपना नाम, ठीक है ना। यहाँ पे 4, यानी कि इतनी अल्लाह ताला ने इसको इतना मजबूत बनाया कि कितनी लेयर रखी हुई है, 4। वरना बाकी सब में भी होती 4 ही है। ये हम ये रफ सा बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। देखिए ये वाली कौन सी होगी, इनर मोस्ट, और ये क्या होगी, आउटर मोस्ट, और ये 2 दरमियान वाली, ठीक है। ये याद रखना, लेयर कितनी होती है, 4। जो सबसे अंदर वाली होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा, उसे क्या कहते हैं। अगर आपकी बुक में ऐसा ना भी लिखा हो, आप ऐसे लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे, म्यूकोसा। अच्छा, फिर दूसरी का नाम क्या होता है, सब म्यूकोसा, ठीक है ना बच्चे। और तीसरी का नाम क्या होता है, मस्क्यूलरस, मस्क्यूलरस। और चौथी का नाम होता है, जैसे समोसा होता है ना याद रखने के लिए, वहाँ से सिरोसा, वहाँ पे सिरोसा। हाँ जी, क्या है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस और सिरोसा। हाँ जी बताएं, पहला म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस और सिरोसा। आप बताओ, पहले भूल हुआ, म्यूकोसा, हाँ, मस्कुलरस, समोसा नहीं, सिरोसा। आप बता, हाँ हाँ, मस्कुलरस, मसल से मस्क्यूलरस, हाँ, और सिरोसा। आप बताओ, हाँ हाँ, सिरोसा, ओके। तो ये 4 पार्ट्स बता दिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाहर वाले में 4 हिस्से होते हैं। अब ये लेयर्स है ना, ये लेयर्स है ना, है। अब आगे मैंने बताया 4 पार्ट्स, क्या पार्ट्स। देखिए जैसे इसके ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा अंदर चौथा पार्ट है। तो इसके भी 4 पार्ट्स हैं। देखिए पहला जो दिल के साथ है उसे कहते हैं कार्डिया, क्या कहते हैं, कार्डिया। ये दूसरा है ना, इसे कहते हैं फंडस, कार्डिया, फंडस और बॉडी। फंडस और बॉडी एक वो भी कहते हैं, बॉडी। और ये चौथा है पाइलोरिक, ये आखिरी से क्या कहते हैं, पाइलोरिक, ओके। कार्डिया, फंडस और बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, ये क्या हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, ओके। समझ आ गई। अब देखिए 4 लेयर, 4 पार्ट्स, और अब 4 ग्लैंड्स। वहाँ पे तो सिर्फ सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 ग्लैंड्स, 4 ग्लैंड्स। देखिए पहला एम सेल, क्या है, एम सेल्स, ठीक है। फिर दूसरा पैरिएटल सेल, पैराइटल सेल। तीसरा चीफ सेल, और चौथा जी सेल, ठीक है। एम सेल, पैराइटल सेल, हाँ, चीफ सेल और जी सेल। ये बात समझ आ गई, कौन कौन से हैं, हाँ 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 हाँ। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक की इनर वॉल्स में, इनर वॉल। अच्छा, अब ये एम सेल क्या पैदा करते हैं, म्यूकस, क्या करते हैं, ये म्यूकस है, थूक जो होती है। अब म्यूकस में क्या होता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट, HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है,
किसको बोला? इनर वास को। पेप्सिन से, भाई पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, स्टमक भी प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर लेगा, जख्म नहीं कर लेगा। तो लेकिन ये इससे म्यूकस उसको ये बचाता है, म्यूकस बचाता है। जिसका म्यूकस अच्छा होगा उसको अल्सर नहीं होगा। और बाज़ औक़ात म्यूकस, ये म्यूकस डैमेज हो जाए तो यहाँ पर फिर पेप्सिन और एसिड जाके यहाँ पे जख्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अल्सर। इसे क्या बोलते हैं? अल्सर। अगर अल्सर ड्यूडिनम पे हो जाए तो उसे ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, बॉडी में हो जाए तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, अगर दोनों हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। पता लग गया कि अल्सर किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू डैमेज ऑफ म्यूकस लेयर, ड्यू टू डैमेज ऑफ, हाँ। और म्यूकस लेयर कौन पैदा करते हैं? एम सेल। और इसके अंदर क्या होता है? वाटर और बाइकार्बोनेट। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? देखो ये पेप्सिन है ना, ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। अब इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स हैं, तो बाइकार्बोनेट इसके साथ अमल करके एसिड के असर को ज़ायल कर देते हैं। जैसे ही दीवार के करीब आते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं, पेप्सिन कहते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, तो आपके ये इसको छेड़ते हैं, ओके। तो ये प्रोटेक्शन करता है। और पैराइटल सेल प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब है ना, घर में अब तेजाब डालते हैं ना फर्श पे, वाशरूम में, ये तो ये क्या करता है? किल्स जर्म करता है। क्या करता है? किल्स जर्म्स को। प्रोवाइड एसिडिक मीडिया, प्रोवाइड, हाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक में कौन सा मीडिया होता है? एसिडिक मीडिया होता है। अच्छा, जब एसिडिक मीडिया होगा तो पेप्सिन क्या होगा? एक्टिव होगा। पेप्सिन एक्टिव होता है, पेप्सिन एक्ट। अगर पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगी नहीं होगी। अच्छा, फिर तीसरा जो सबसे बड़ा काम करता है हमारे स्टमक में होती है पेप्सिनोजीन। पेप्सिनोजीन, इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करके ना है, इसको क्या कर देता है? कन्वर्ट, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? अगर ये एक्सियल हो ही नहीं तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगी नहीं होगी। जब वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगी नहीं होगी ना। देखो चार फंक्शन है, किल द जर्म, मैं आता कि ना ये अंदर चला गया है, तो जितने भी जर्म्स है वो किल हो जाएंगे। फिर क्या होता है? पेप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट होती है? पेप्सिन में। और पेप्सिन जब होती है तो वो फिर क्या? प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। अगर इसके बाद पेप्सिन नहीं होगी प्रोटीन की इनडाइजेशन होगी। और फिर क्या करता है? और जो ये पेप्सिन होता है ना, ये एसिडिक मीडिया में एक्टिव होता है, बेसिक मीडिया में एक्टिव नहीं होता। यही वजह है ना म्यूकस ने इसको दीवारों के साथ ख़त्म कर दिया था, तो ये एक्टिव नहीं था, इसने कुछ भी नहीं किया। क्लियर हो गया ना? स्टमक में क्या था ये पता लग गया ना हाइड्रोक्लोरिक का। अच्छा, अब चीफ सेल, अब ये तो ये पेप्सिनोजिन कहाँ से आया? इस चीफ सेल ने किया प्रोड्यूस चीफ से प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन, ठीक है। अगर कोई पूछे ना पेप्सिनोजिन क्या होता है तो क्या ना, पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पेप्सिनोजिन जो है ये चीफ सेल क्या करते हैं? पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं। इस पेप्सिनोजिन पे कौन अमल करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और उसे किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करती है? डाइजेशन। तो आपकी पेप्सी की बोतल में पेप्सिन होती है, इसलिए आप वलीमा खाते हैं 200 की, उनकी 2000 रुपये की मुर्गी खा लें और बोतल ना देना, आप कहते हैं कि वलीमा आई, जबकि बोतल 30-40 की थी उस वक्त, ठीक है। तो ये पेप्सिन की वजह से, ओके, समझ आ गई ना बेटा? अच्छा, फिर है जी सेल। क्या है? जी सेल। ये पेपर में आता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन पैदा करता है। वो कहता है कि आपके जीआईटी ट्रैक में एंडोक्राइन, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो हम क्या कहते हैं? जी सेल। जी सेल एक हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ना वो हार्मोन पैदा करते हैं। उस हार्मोन को कहते हैं गैस्ट्रिन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिन। अब आप कहेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन की सलाहियत होती है, पहले वो कहाँ जाते हैं?
ब्लड में, ठीक है। तो होता कैसे है, देखिए यहाँ पे होते हैं ये, जब प्रोटीन ऊपर से आती है ना, इससे अटैच होती है ना, तो ये फोर रन पता लगा वो प्रोटीन आ गई, ओ प्रोटीन आ गई, तो इसने क्या पैदा कर दिया, गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन कहाँ जाती है, ब्लड में। जब ब्लड से दोबारा आती है किस में, स्टमक में, तो स्टमक में पेरिएटल सेल पे एक्टिव करता है, और पेरिएटल सेल क्या पैदा करता है, और HCl पैदा करता है, और HCl और पैदा करता है, तो वो चीफ सेल ने जो पेप्सिनोजेन पे एक्टिव किया होता है उसको ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन खाया तो उसको डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे समझ आए कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन जो है ना वो डायरेक्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होती, वो कन्वर्ट किस में होती है, पेप्टोन में, क्या पेप्टोन में, पेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड में। देखना एक बहुत लंबी चेन थी, है, उसको अमाइनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड में नहीं किया, तो वो तादाद होती है पॉलीपेप्टाइड, एक अलग है पेप्टाइड, मतलब जिसमें 9 से कम अमाइनो एसिड हो तो उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड। अगर 10 से ज़्यादा हो, 100 से कम, उन्हें पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुई, पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टाइड में, और पेप्टोन में। ये किसने किया, स्टमक में हो ना, स्टमक में ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारा कुछ ब्लड में हुआ, ये सारा कुछ ब्लड में, समझ आई कि नहीं आई। अब देखो 4 मैंने कहा सेल भी देखे 4 हैं, एम सेल, पैरेटल सेल, चीफ सेल, जी सेल। इसने क्या पैदा किया, म्यूकस, इसने क्या किया, HCl, और इसने क्या किया, पेप्सिनोजिन, और इसने क्या किया, गैस्ट्रिन हार्मोन। देखो कोई भी आपके पास MCQs आ सकता है, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 4 सिक्रीशन और 4 फंक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई पूछ ले कि जी अल्सर क्या होता है, तो वो डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसे अल्सर कहते हैं, ठीक है। अगर वो मेरे बात समझ आई कि नहीं है बेटा। तो ये आपका ये कौन सा हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, स्टमक भी पढ़ लिया, स्टमक भी पढ़ लिया, ठीक है। तो हम ज़रा अब शॉर्ट जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको एनाटॉमी सारी समझ आ जाए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब इसे कहते हैं, नेक्स्ट इसकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर, अब मैं कहता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, फीमेल में इसकी जो लेंथ होती है ना वो 7.1 मीटर होती है, मेल में 6.9 मीटर होती है, और 4.8 से लेकर 9.6 मीटर तक इसकी एवरेज होती है। ज़्यादा जो छोटे कद का होगा उसकी छोटी इंटेस्टाइन होगी, जो बड़े का होगा बड़ा, ओके, ठीक है। इसकी इंटेस्टाइन देखिए कौन सी है, ये वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, कितने होते हैं, लेंथ पता लग गई ना बेटा, हैं। ये पहले इसको कहते हैं ड्यूडीनम, ड्यूडीनम, दूसरे को कहते हैं जीजूनम, जीजूनम, स्पेलिंग देख लेना, और जीजूनम, ड्यूडीनम, जीजूनम, इलियम, और क्या होता है, इलियम। सबसे पहले क्या होता है, ड्यूडीनम, जीजूनम और इलियम। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होती है और अब्जॉर्प्शन भी होती है। ये वो जगह है जहाँ डाइजेशन कंप्लीट भी होती है और अब्जॉर्प्शन भी होती है। क्यों होती है अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा, ये देखिए सबसे ज़्यादा ये MCQs आया है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का अमल ड्यूडीनम में होता है, और सबसे कम किस में होता है, इलियम में होता है। उसकी वजह ये होता है कि इस इंटेस्टाइन के सिस्टम में एक होती है शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना।
ठीक है, इन शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ये अपना विल्ली, क्या कहते हैं, विल्ली। मेरे बच्चे समझ आइए ना, ये विल्ली क्या करते हैं, ये ऐसे यूं निकलते हैं बाहर निकलते हैं, यूं करते हैं बाहर निकलते हैं। तो विल्ली की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन का अमल बढ़ जाता है। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्ली नहीं होती, तो इसलिए वहाँ अब्जॉर्प्शन कम होती है। कोई पूछे ना कि इलियम में क्यों कम होती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है ना विल्ली स्ट्रक्चर कम होते हैं, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी कम होती है। ओके, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक होती है बाइल डक, क्या होती है, जो कि किस तरह से आ रही होती है, लीवर से, गाल ब्लैडर से आ रही होती है, ठीक है ना, और एक पेंक्रियाज से आ रही होती है, उसे कहते हैं पेंक्रियाटिक डक। तो ये दोनों मिलकर ना कॉमन हेप्टिक डक बन जाते हैं। और कॉमन हेप्टिक डक है ना, इसी ड्यूडिनम पे, इसी जो पहला हिस्सा होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे ये अपना स्टमक जो है ना एंड होता है ना, तो पहले हिस्से को कहते हैं ड्यूडिनम, तो इस जगह पे आकर अटैच होती हैं। तो ये भी पेपर में आया हुआ है कि बाइल डक्ट और कौन सी डक्ट, बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट, जैसे कहते हैं कॉमन हेप्टिक डक्ट, ये सबसे पहले कहाँ पे आके मिलती है, ड्यूडिनम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह है, तो ये फिर इसकी लेंथ लिखी हुई है, आपने ये देख लेना है। ओके, तो फिर आखिर में बस थोड़ा सा ये रह गया, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया ना, आ गया था लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है ना, देखिए क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो तस्वीर को मैंने भूल गया लिखने में, ये इधर ऐसे थी ना, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिस जगह से आपस में मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं सीकम। उसे क्या बोलते हैं, सीकम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सीकम। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोलोन, क्या होता है, कोलोन। अब कोलोन 3 किस्म के होते हैं, ये वाला, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब जो इसकी ये असेंडिंग कोलोन होती है, ये कहती है ट्रांसवर्स कोलोन होती है, ये कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये इसका हिस्सा होता है आगे, ये सिस्माइड, और फिर ये रेक्टम और ये एनस। तो उसने किताब में तो ऐसे लिखा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये चीज़ें हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड, रेक्टम और एनस। हाँ जी, कौन सा है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, ट्रांसवर्स ऐसे करना, और डिसेंडिंग ऐसे करना, और ये रेक्टम और ये एनस। रेक्टम का काम क्या होता है, ये फीसिस को इकट्ठा करना, फीसिस को स्टोर करना, और एनस क्या होता है, इट इज़ ए ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। आप बैठे, आपको फीसिस की आई है रिफ्लेक्स, आप वाशरूम जाएंगे, आउट तो एनस खुलेगा और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कहता है होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो यही होता है कि यहाँ पर किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पर होता है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए ना, तो बंदे को ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अगर कम अब्जॉर्प्शन हो जाए तो डायरिया हो जाता है। और यहाँ पर आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया बैठे हुए हैं जो विटामिन B12, विटामिन K पैदा करते हैं, तो ये ठीक है ना। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंडली, MCQ बताया हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, और फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या पैदा करते हैं आपका, B12, और अग्रेशन हो तो अनीमिया हो जाता है, क्लियर। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ठीक है। और एक कोलोन का कह दिया, डाइजेशन का, और देखिए लास्ट में क्या किया, ये रेक्टम, ये मैंने पहले कह दिया कि ये एक फीसिस को स्टोर करती है। एनस क्या होता है, एक ओपनिंग होती है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ये। तो आज में हमने पूरी समरी पढ़ी है, उसके बाद हमने ये आपके पास पता है अनाटोमी ऑफ द
डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट पढ़ा है। हम शुरू हैं ओरल कैविटी से, फिर ओरल कैविटी से हम गए एसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम और फिर हमने इनकी हर पार्ट्स को डिस्कस किया, हर पार्ट के हिस्से को दिया। देखिए माउथ में भी 4 सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, सिलेक्शन, लुब्रिकेशन, स्वेलिंग की, और एसोफेगस में हमने कहा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उसको डिफाइन किया। फिर एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात की। फिर स्टमक में हमने कहा 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे और हर की 4 हमने कहा इसके पार्ट्स भी 4 है, फंडक, कार्डिया, फंडस, बॉडी। फिर हमने कहा इसके लेयर्स भी 4 है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सेरोसा। फिर हमने कहा इसके 4 ग्लैंड्स हैं, म्यूकस, एम सेल, चीफ सेल, पेरिटल सेल और जी सेल। एम सेल प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस और चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन, और जी पेरिटल सेल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जी सेल पैदा करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन। क्लियर हो गया। फिर हमने इसके बाद क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जीजोनम, इलियम, और हमने जिक्र किया विलाई का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यहाँ पर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होती है, वो क्या बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है। फिर हमने इसके बाद किया स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जीजोनम, इलियम, सबसे बड़ी लेंथ जो थी वो ड्यूडेनम, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है। क्लियर हो गया। फिर हमने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन से कोलोन कहते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर आगे सिग्माइड, फिर रेक्टम और एनस की बात की। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, डाइजेशन का तो अमल होता नहीं है, यहाँ अब्जॉर्प्शन होती है फ्रेंडली, और फीसिस की ल्यूब्रिकेशन होती है, फीसिस की, और ताकि ना फीसिस आराम से बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। तो इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।